हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका स्टडी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो एसएससी एमटीएस से संबंधित एसएससी क्रांति टेस्ट सीरीज में तीसरा वीडियो आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो चुके हैं, जिसमें कुल 25 क्वेश्चन आपको विस्तृत व्याख्या के साथ देंगे। इसके पहले जो दो सीरीज दे चुके हैं उसमें 25 क्वेश्चनों की दो विस्तृत व्याख्या के साथ दे चुके हैं। यदि उसको आप नहीं देखें तो उसको भी देख लीजिए, क्योंकि हम सारे वीडियो के माध्यम से एसएससी एमटीएस का जितने भी सिलेबस है पूरा कराने का प्रयास करेंगे। प्रतिदिन पूरे सिलेबस से टॉप 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से संबंधित आपको हम करा रहे हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं। यदि अब तक भी चैनल को सब्सक्राइब न कर लीजिए, विश्वास करके आप जुड़ जाइए। हम आशा दिलाते हैं कि हमेशा आपको वीडियो हम प्रोवाइड कराएंगे जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। हम आपके शरीर पर वर्दी देखना चाहते हैं, इस वजह से हम समय समय से वीडियो जरूर लाएंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से उत्तर दीजिए। तो कमेंट्स करके इसका उत्तर दीजिए, इसके बाद हम उत्तर बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? वेद समाज के बारे में, वेद समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन पहला दिया है, इसकी स्थापना 1864 में मद्रास यानी अब चेन्नई में थी। आप दूसरा दिया कथन, इसने जाति भेद को खत्म करने और विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया था। तो ऑप्शन क्या पहला करा? न तो एक सही न दो सही, बी करा केवल एक सही, सी करा केवल दो सही, डी करा एक और दो दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक और दो दोनों सही। तो चलिए यहाँ हो गया। अब इसकी थोड़ी व्याख्या आपको बता देते हैं। इस वीडियो की खासियत है कि इसमें व्याख्या जो है बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपको व्याख्या नहीं देखेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो चलिए देखते हैं। तो उत्तर क्या जाए? वेद समाज के बारे में सत्य कथन। तो इसकी स्थापना 1864 में मद्रास अब चेन्नई में हुई थी और इसने जाति भेद को खत्म करने और विधवा पुनर्विवाह महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी काम किया था। ध्यान रखना, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से जो एक व्यक्ति थे, क्या नाम है? के श्रीधरालु नायडू ने वेद समाज की स्थापना की थी। ये भी नोट कर लेना। वेद समाज से संबंधित व्यक्ति अगर कहेगा बी राजगोपाल, और आप याद कर सकते हैं चालुपी, एस शेट्टी और विश्वनाथ मुदलियार भी थे। के श्रीधरालु नायडू वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहते हैं, यानी जो वेद समाज की स्थापना किए थे धरालु, इसे दक्षिण भारत का क्या कहते हैं? ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना जाता है। धर्म समाज की स्थापना पूछे कर राधाकांत देव ने किया था। राधाकांत देव ने धर्म समाज की स्थापना सती प्रथा समाप्त करने के विरोध में किया गया था। ये भी आप नोट कर सकते हैं। अगला, आर्य समाज की स्थापना 1875 में बॉम्बे में दयानंद सरस्वती ने दिया था। तो दयानंद सरस्वती का क्या नारा था? वेदों की ओर लौटो। क्या नारा था? वेदों की ओर लौटो। ध्यान रखना, इनका बहुत फेमस नारा था, वेदों की ओर लौटो। चलिए ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने की अनुमति देने के लिए सहमति किया था? तो ऑप्शन ए कमला देवी, बी एनी बेसेंट, सी अम्बा बाई, डी आशा लता। तो आशा करते हैं आप इसका भी उत्तर दे चुके होंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कमला देवी चट्टोपाध्याय। क्या हो जाएगा? कमला देवी चट्टोपाध्याय। चलिए इसकी विस्तृत व्याख्या आपको बता देते हैं। तो ध्यान से देखिए क्या दिया गया है। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने की अनुमति देने के लिए सहमत किया था। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अहमदाबाद गुजरात से नमक सत्याग्रह के लिए दांडी मार्च शुरू किया था। ध्यान रखना, महात्मा गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ 6 अप्रैल 1930 को नवसारी जिले में दांडी नामक स्थान पर नमक प्रतीकात्मक रूप से बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया था। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस मार्च एवं मुसोलियन के मिलान से रोम मार्च से की थी। यानी किसका? नेपोलियन की एल्वा से पेरिस मार्च और मुसोलियन की मिलान से रोम मार्च से की थी। कौन? सुभाष चंद्र बोस ने। ध्यान रखना, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत गांधी
को मलंग बाबा की उपाधि दी गई, यानी पश्चिमोत्तर जनजातियों द्वारा, यानी इनको गांधी जी को मलंग बाबा की उपाधि दी गई थी, ध्यान रखना। और गांधी जी के विषय में अन्य जानकारी अगर चाहे तो ले सकते। गांधी जी अफ्रीका में जाते हैं, काफी दिन रहते हैं। अफ्रीका में ग्रेट मार्च आंदोलन चलाते थे, फिनिक्स फोरम की स्थापना किए थे। 1915 में अफ्रीका से आते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे लखनऊ के 1916 सम्मेलन में भी ये शामिल होते हैं। इसके बाद क्या नाम, चंपारण सत्याग्रह में जाते हैं, खेड़ा सत्याग्रह में, बहुत सारे इनके बारे में भाई इनका पूरा इतिहास ही लगभग आधुनिक भारत में काफी योगदान रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं, ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसे अशुद्धियों से मुक्ति प्राकृतिक यानी आशुद्ध का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। ऑप्शन ए कुएं का जल, बी नदी का जल, सी झरने का जल, डी बारिश का जल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रह जाएगा, इसको बहुत बार पूछा गया, इसको हाईलाइट एकदम समझ लीजिए। तो बारिश का जल, वर्षा का जल सबसे शुद्ध माना जाता है, ध्यान रखना। चलिए इसकी थोड़ी व्याख्या आपको बता देते हैं, ध्यान से देखिए। बारिश का जल अशुद्धियों से मुक्त प्राकृतिक जल का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। वर्षा और हिमपात प्राकृतिक रूप से आशुद्ध जल के दो रूप है। आशुद्ध जल जिसे वाष्पीकृत करके वाष्प को संघनित करके शुद्ध किया जाता है। यदि वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। तो पीएच स्केल थोड़ा समझा देते हैं आपको, चलिए ध्यान से देखिए। तो पीएच स्केल समझ लीजिए, इसके बाद इस टेबल को देखिए। पीएच स्केल अगर कहेगा, अगर यहाँ शुरू करेंगे जो 7 है, जिसका पी हाइड्रोजन मान 7 है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन 7 है, उदासीन 7 के पहले जो होता है ये अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। ध्यान से देखना, 7 के पहले अम्लीय होता है और 7 के बाद क्या होता है? क्षारीय होता है। जितनी ज्यादा पीएच मान बढ़ेगा, हाइड्रोजन की संख्या बढ़ेगी, उतनी वह क्षारीयता उसमें बढ़ती जाएगी। चलिए देखिए ध्यान से इस टेबल का मान, टेबल के हिसाब से जल का पीएच मान कितना होता है? 7। दूध का पीएच मान 6.4, यानी दूध कैसा है? अम्लीय है। ध्यान से देखना, सिरके का पीएच मान 3 है, ये भी अम्लीय है, अधिक अम्लीय है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4, मानव रक्त कैसा है? क्षारीय है। नींबू का पीएच मान 2.4 है, अम्लीय होगा। NaCl नमक का पीएच मान कितना है? 7, ये क्या होगा? क्षारीय होगा। शराब का उदासीन होगा, शराब का पीएच मान 2.8 है, ये भी अम्लीय होगा। मानव मूत्र का पीएच मान कितना है? 4.8, 4.8 से 8.4, यानी अम्ल और क्षार दोनों मिक्स हैं। समुद्री जल का पीएच मान कितना है? 8.4। तो इस तरीके से अगर आंसू का पूछ ले, आंसू कैसे है? आंसू क्षारीय है। मानव लार का पीएच मान कितना है? 6.7 से 7.5, यानी अम्लीय और क्षारीय दोनों मिक्स है मानव लार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ग्रामीण रोजगार सृजन REGP ... में शुरू किया गया था। ऑप्शन है 1990 में, बी 1995 में, सी 1992 में, डी 1999 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1995 नोट कर सकते हैं। चलिए इसकी थोड़ी अधिक जानकारी और ले लेते हैं, ध्यान से देखिए। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम REDP 1995 में शुरू किया गया था। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने 1 अप्रैल 1956 को ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किया था। नरेगा एक्ट कब आया था? 2005 में। लागू कब हुआ था? 2006 में। नरेगा का नाम मनरेगा कब कर दिया गया? 2009 में। ये हाईलाइट है, हमेशा पूछे जाते हैं, इसको भी आप नोट करके चलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि कांटेदार वनों और झाड़ियों की जलवायु परिस्थितियां निम्नलिखित में से किस पौधों की प्रजाति के लिए सबसे आदर्श है? तो ऑप्शन ए है रेशम, बी हापुसा, डी सी सागौन, डी क्या हो जाएगा? इफोरबिया। क्या हो जाएगा? इफोरबिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इफोरबिया। क्या होगा? इफोरबिया। चलिए इसके विषय में थोड़ा समझा देते हैं विधिवत। तो ध्यान से देखेंगे आप, कांटेदार वनों की झाड़ियों की जलवायु परिस्थितियां इफोरबिया प्रजाति के लिए सबसे आदर्श है। यहाँ पर लिखा गया क्लाथियम प्रकार का पुष्प क्रम जो है यूफबेसी परिवार में पाया जाता है। किस परिवार? यूफबेसी परिवार में। जूनियर एक औषधीय गुणों वाला पेड़ है। इसका वानस्पतिक नाम क्या है? जूनिपेरस कम्युनिस। ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन हिस्ट्री से संबंधित है। चोलों के शासनकाल में किसी विद्यालय में के रख रखाव के लिए दी गई भूमि को ... के रूप में जाना जाता है।
ऑप्शन है ब्रह्मादे, सालाभोग, देवदान या बिल्लन गाई। चलिए आशा करते हैं इसका भी आप उत्तर दे चुके होंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सालाभोग। क्या कहते थे? सालाभोग। चलिए थोड़ा इसकी विस्तृत व्याख्या देख लेते हैं, ध्यान से देखिए क्या दिया गया है। चोलों के शासनकाल में विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि को सालाभोग के रूप में जाना जाता था। चोल काल के निम्न प्रकार के उदाहरण है, देख लीजिए। अगर कहेगा बेल्लनाई, गैर क्या दिए भूमि, किसके लिए? गैर ब्राह्मण किसान की भूमि थी। ब्राह्मण देय भूमि ब्राह्मणों को उपहार में दी जाती थी। देवदान व क्या लिखा है? तिरुन मटकुनी, क्या दिया? मडनकुनी भूमि मंदिर को उपहार में दी जाने वाली भूमि थी। पल्ली चंदम अगर कहेगा भूमि जन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि से संबंधित, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ये भी आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए अच्छा अगला क्वेश्चन आ चुका है आपका। यक्ष जिनकी आयु 10 वर्ष है, कितनी? 10 वर्ष है, एक कारखाने में कार्यरत हैं। यक्ष के निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है? ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समता का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके से प्रैक्टिकली क्वेश्चन बनाया है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। चलिए इसके विषय में थोड़ा समझा देते हैं आपको, ध्यान से देखिए क्या उत्तर हो जाएगा इसका? शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्कार से संबंधित है, यह बहुत बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। अनुच्छेद 24 क्या है? जोखिम या खतरनाक कारखानों में बच्चों के रोजगार का निषेध है, यानी बच्चों को काम नहीं करा सकते खतरनाक काम। चलिए आगे देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? सादा दावा या तिहरा सौभाग्यशाली महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है सिक्किम, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है सिक्किम। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन है सिक्किम। चलिए कुछ अन्य जानकारी ले लेते हैं इससे संबंधित। क्या दिया? सागा दावा तिहरा सौभाग्यशाली महोत्सव भारत के सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। सागा दावा सिक्किम के एक शुभ महीना है, इसे ट्रिपल धन्य महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। सागा दावा बुद्ध पूर्णिमा को अनौपचारिक रूप से बुद्ध का जन्मदिन कहा जाता है। सागा दावा महोत्सव 15 अप्रैल को तिब्बती कैलेंडर में मनाया जाता है, ध्यान रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 होगा। कौन सा क्वेश्चन नंबर 9? निम्नलिखित में से किस देश में झूम कृषि को कोनको के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सिक्किम, बी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी उत्तर प्रदेश। तो किस राज्य में? तो आप यहाँ पर देश लिख दिए, गलती से राज्य है, तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन है सिक्किम। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन है इसका सिक्किम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, तो इसके थोड़ी व्याख्या समझ लीजिए। वेनेजुएला में झूम की कृषि को कोनको के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन में स्थानांतरित कृषि का सबसे बड़ा क्षेत्र है। उत्तर दक्षिण में स्थानांतरित कृषि का विस्तार वेनेजुएला एवं बोलिविया में है। मध्य अफ्रीका में मैक्सिको में स्थानांतरित एवं झूम की कृषि को मिल्पा कहते हैं। ब्राजील में झूम की कृषि को रोका कहते हैं। वियतनाम में कृषि को रे कहते हैं। टाइपराइटर द्वारा इस प्रश्न का थोड़ा ऑप्शन गलत बना दिया गया। कोनको किसको कहते हैं? वेनेजुएला कृषि में। यहाँ पर गलती से जो उत्तर प्रदेश जो भारत के राज्यों का क्रम दर्शा दिए गए, जबकि यहाँ देशों का क्रम दर्शाना था, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहते हैं मानव शरीर की लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ देता है? ऑप्शन है ट्रिप्सिन, बी रेनिन, सी पेप्सिन या डी एमाइलेज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एमाइलेज। क्या हो जाएगा दोस्तों? एमाइलेज। चलिए इसकी थोड़ी व्याख्या समझा देते हैं। तो मानव शरीर में लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को साधारण शर्करा के रूप में क्या कर देता है? तोड़ देता है। लार ग्रंथि दो प्रकार के निम्न है, क्या दिया? कर्णमूल या पेरोटिड लार ग्रंथि, और दूसरा क्या दिया? दिया सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि, और तीसरा क्या दिया? सबलिंगुअल लार ग्रंथि। लिखिए ध्यान समझिए, लाइमेज एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, ये भी हाईलाइट कर लीजिए। पेप्सिन गैस्ट्रिक जूस
में पाया जाने वाला एक एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाता है। ट्रिप्सिन अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। ध्यान देखिए क्वेश्चन नंबर 11 होगा। कौन सा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 11 होगा जो कि एक न्यूमेरिकल है। 4C आवेश का 6 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं तक ले जाने में किए गए कार्य होती है। तो ऑप्शन ने दिया 36 जूल, 24 जूल और या 12 जूल या 48 जूल। तो इस प्रश्न के क्या उत्तर हो जाएगा? 24 जूल। चलिए इसकी हल दिखा देते हैं आपको, यहाँ से देख सकते हैं। तो 4C आवेश को 6 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं तक ले जाने में किए गए कार्य 24 जूल होता है। आवेश 4C, विभवांतर दिया है 6, तो कार्य W बराबर आवेश गुणे विभवांतर होता है, यानी 6 चौक 24 जूल हो जाएगा। ध्यान से देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं जो कि अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया गया? जैसा कि मार्च 2022 में अधिसूचित किया गया था कि भारत सरकार ने ... सहित अधिकांशों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी दरों में संशोधित किया गया है। ऑप्शन ए मणिपुर, बी मिजोरम, सी असम या डी त्रिपुरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा? असम। चलिए थोड़ा इसके विषय में और समझा देते हैं। ध्यान से देखिए कि जैसे कि मार्च 2022 में अधिसूचित किया गया कि भारत सरकार ने असम सहित अधिकांश राज्यों महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत मंजूरी दरों को संशोधित किया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी नरेगा का शुभारंभ आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में 2 फरवरी 2006 को देश के 200 चुनिंदा जिलों में किया गया था। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कर दिया गया। मनरेगा के तहत प्रत्येक वित्त वर्ष में 100 दिन का रोजगार मिलेगा। मनरेगा के तहत 5 किलोमीटर के दायरे में रोजगार प्रदान किया जाएगा। ये भी नोट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस टीम ने 2021 में आईपीएल की किसी एक पारी में सर्वाधिक रन बनाए हैं? ऑप्शन ए मुंबई, बी रॉयल चैलेंजर्स, सी कोलकाता नाइट राइडर्स या डी आपका हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आशा करते हैं आप लगा चुके होंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। ध्यान रखना। चलिए इसके बारे में और जानकारी आपको बता देते हैं। को ध्यान से देखिए क्या दिया गया है। एक मिनट दोस्तों। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम 2021 में आईपीएल की किसी भी एक पारी में सर्वाधिक रन बनाए हैं। आईपीएल 2021 की विजेता चेन्नई सुपर किंग रहा। चेन्नई सुपर किंग के बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ आईपीएल के 14वें संस्करण में ऑरेंज कप जीता था। 2021 आईपीएल में ऋतुराज गायकवाड़ को क्या इमर्जिंग प्लेयर ऑफ सीजन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने अप्रैल 2013 में 263 रन एक पारी में बनाया था। आईपीएल 2022 में 15वें संस्करण को गुजरात टाइंस ने जीत लिया था। इसमें ऑरेंज कप जोश बटलर ने 863 रन बनाकर प्राप्त किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कि निम्नलिखित में से कौन प्राणी जगत के संधिपाद प्राणी यानी आर्थ्रोपोडा समूह से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए तितली, बी तिलचट्टा, सी मकड़ी या डी अष्टबाहु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अष्टबाहु। बाकी चलिए इसके विषय में आपको एकदम विधिवत दिखा देते हैं। ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर दिएगा संघ समुदाय और उदाहरण कौन कौन से हैं। आर्थ्रोपोडा में कौन कौन शामिल हो सकते हैं? तिलचट्टा, बिच्छू, मकड़ी, तितली। और मोलस्का में घोंघा, सीपी, ऑक्टोपस। प्रोटोजोआ में अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, प्लाजोडियम। सिलेट्रेटा में क्या शामिल है? हाइड्रा, जेलीफिश, फाइलेसिया। और आपका अगर कहेगा एनिलिडा में क्या शामिल हो सकता है? केचुआ, जोक और नेरीस। ध्यान से देखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं है या नहीं था? शेख चित्रा मौलाना, क्या किशन महाराजा,
अल्लाह रखा या जाकिर हुसैन? तो ध्यान से देखिए इस प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? शेख चित्रा मौलाना, शेख चित्रा मौलाना। चलिए थोड़ा इसके विषय में विस्तृत देख लीजिए ध्यान से कि मौलाना शेख तबला वादक नहीं है। शेख चिन्ना मौलाना कर्नाटक परंपरा में एक प्रसिद्ध नादस्वरम खिलाड़ी थे। शेख चिन्ना मौलाना 1998 मद्रास संगीत अकादमी कला निधि से भी सम्मानित हो चुके हैं। ध्यान रखें, इस टेबल को ध्यान से देखिए। इस टेबल के विषय में अगले वीडियो में इसकी चर्चा कर चुके हैं। आप उस वीडियो को देखेंगे तो इसका पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगर वैसे भी देखना चाहें तो इस वीडियो को पोस्ट करके इस टेबल के विषय में जान सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में किस भारतीय मुक्केबाज ने मुक्केबाजी में क्या मिडिलवेट वर्ग में कांस्य पदक जीता? तो ऑप्शन है विजेंद्र सिंह, बी जितेंद्र और सी अखिल कुमार या डी मैरी कॉम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विजेंद्र सिंह। क्या हो जाएगा? विजेंद्र सिंह। चलिए थोड़ा अतिरिक्त जानकारी दे देते हैं आपको। 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में विजेंद्र सिंह भारतीय मुक्केबाज ने मुक्केबाजी बॉक्सिंग में मिडिल वेट वर्ग यानी डिवीजन में कांस्य पदक जीता था। विजेंद्र सिंह ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज हैं। बीजिंग ओलंपिक 2008 में ग्रीष्मकालीन में अभिनव बिंद्रा शूटिंग में व्यक्तिगत वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। एमएस मैरी कॉम 8 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता में विजेता रह चुकी हैं। ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपका स्क्रीन पर, थोड़ा बड़ा है, ध्यान से देखिए। एक किले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे मूल रूप से मनकल के नाम से जाना जाता था। दूसरा दिया, इसे 1143 में एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था। उपरोक्त कथनों में से किस किले के बारे में बात की जा रही है? ध्यान से देखिए। अगर आप यहां समझते हैं तो ऑप्शन क्या दिया गया है? ए अगवाड़ा, बी चित्रदुर्ग, सी दौलताबाद और डी गोलकुंडा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोलकुंडा। गोलकुंडा किले की बात कर रहा है, ध्यान रखना। चलिए थोड़ा इसके विषय में समझ लेते हैं। गोलकुंडा किला को मूल रूप से मनकल के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1114 में एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था। गोलकुंडा का किला हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। गोलकुंडा किला का निर्माण काकती वंश के द्वारा किया गया था। दौलताबाद किला महाराष्ट्र औरंगाबाद के पास देवगिरी में स्थित है। गोलकुंडा किला मजबूती कुतुबशाही वंश के शासकों के द्वारा किया गया था। चित्रदुर्ग किला कर्नाटक राज्य में स्थित है। ध्यान से देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं कि देवाशीष पांडा को हाल ही में किसके प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? IL&FS, ICAR, सेबी या IRDAI? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? IRDAI, ऑप्शन नंबर डी। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में कि देवाशीष पांडा को IRDAI के रूप में नियुक्त किया गया है। IRDAI मतलब भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। IRDAI की स्थापना कब हुई थी? 1999 में मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर। IRDAI की स्थापना बीमा बाजार की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु की गई थी। सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना 12 अप्रैल 1988 में गैर संवैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा? 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया? केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार के लिए लगभग कितनी राशि आवंटित की गई है? ऑप्शन ए 20,000, बी 15,000, सी 10,000, डी 25,000। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 20,000। क्या हो जाएगा? 20,000। चलिए इसके विषय में थोड़ा विस्तृत डिटेल समझ लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार के लिए लगभग
1000 करोड़ राशि आवंटित की गई है। 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क 25,000 किमी अतिरिक्त जोड़ना है। वर्ष 2022-23 में एक्सप्रेस वे हेतु पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के अंतर्गत किया जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। क्या दिया है, ध्यान से देखिए कि भरतनाट्यम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु, मणिपुर, केरल या असम? क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। कहाँ का हो जाएगा? तमिलनाडु भरतनाट्यम। मोहिनीअट्टम पूछे तो केरल, कथकली पूछे तो केरल, ओडिसी पूछे तो ओडिसी अगर पूछ ले तो कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा का। और आपका अगर पूछ ले सत्रिय, असम का। कथक कहाँ पर? उत्तर प्रदेश का। ये भी आप याद कर लेंगे। तो चलिए इसके विषय में थोड़ा देख लीजिए। भरतनाट्यम तमिलनाडु का भारतीय राजकीय शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य विद्या का सर्वाधिक प्राचीन नृत्य है। भारत नाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों की एकल नृत्य प्रस्तुति के द्वारा हुआ था, यानी देवदासियों द्वारा शुरू किया गया था। चलिए इसके विषय में थोड़ा और देख लीजिए कि भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य को साजिरा के नाम से जाना जाता है। रुक्मणी देवी अरुलदेव भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। अगर इसके विषय में जानना है, वीडियो को पोस्ट करके इसको देख सकते हैं, क्योंकि अगले वीडियो में इसकी विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। आप अगर न देखो तो उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 21। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 21। प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक फसलों की उपज की दरों से कर वसूलते थे। 1/5 भाग, 1/3 भाग, 1/6 भाग या 1/4 भाग। तो कितना वसूलते थे? 1/6 भाग। कितना? 1/6। महाजनपदों की संख्या कितना थी? 16। महाजनपदों की संख्या 16। अगर पूछेगा बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ? अंगुत्तर निकाय। जैन धर्म के किस ग्रंथ है? परशिष्ट पर्वन भी आपको याद करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके विषय में थोड़ा अन्य जानकारी देख लीजिए। प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक फसलों की उपज 1/6 भाग की दर से वसूलते थे। पशुपालकों या जानवर उनके उत्पाद के रूप में कर लेना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने हेतु भी कर देना पड़ता था। मतलब आखेटकों या संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी। चलिए नेक्स्ट देखिए। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी लोकसभा के सदस्य द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। चलिए थोड़ा इसके विषय में डिटेल समझ लीजिए। क्या दिया है ध्यान से। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान 1975 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। भारत सरकार के संसदीय व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल का नेता जो होता है उसी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ध्यान रखिए। चलिए ध्यान से देखिए। अगर यहाँ पे हाईलाइट देखिए, यदि लोकसभा में कोई भी दल स्पष्ट बहुमत में ना हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति अपनी वैयक्तिक विवेक का प्रयोग करके कर सकता है। चलिए ध्यान देखिए। यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी और ओडिसी, मोहिनीअट्टम और मणिपुरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। चलिए इसकी विस्तार देख लेते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य शैली में लिए प्रसिद्ध है। यामिनी कृष्णमूर्ति 1968 में पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण और 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित की गई थी। भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य, ये भी आपको पता है, अभी बता ही चुके हैं। भरतनाट्यम नृत्य संबंधित नर्तकी लक्ष्मी विश्वनाथ, पद्म और सुब्रमण्यम, और याद रख सकते हैं आप मृणालिनी, साराभाई, मल्लिका साराभाई को भी याद सकते हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, ये भी याद कर सकते हैं आप। कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित नर्तकी राधा रेड्डी है और राजा रेड्डी हैं। इंद्राणी रहमान भी, ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। धीरे धीरे हम समाप्ति की तरफ चल रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी थी? अनुमानित सीमाएं 8, 80 से 85,
86 से 90, 86 100 या 91 से 95। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जाएगा 91 से 95। कितनी थी 91 से 95? थोड़ा इस टेबल को समझ लीजिए। जनवरी 2021 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर 91 से 95 अनुमानित थी। तो सब टॉप वाले ये राज्य हैं, ये निम्न साक्षरता वाले राज्य हैं। इस टेबल को ध्यान से देखिए। और अन्य जानकारी में झारखंड की साक्षरता, झारखंड की पुरुष साक्षरता दर और बिहार से ज़्यादा थी। केरल पुरुष में साक्षरता दर में इतना और दिल्ली पुरुष साक्षरता दर में इतना। इस टेबल को ध्यान से वीडियो को पुश करके देख सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छे आयाम दे सकते हैं। चलिए आगे देखिए ध्यान से क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी बराक ओबामा की आत्मकथा है? ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, ए स्टोरी ऑफ रेड ऑफ इनहेरियंस। बी दिया है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। सी क्रॉनिकल। डी मैटर्स ऑफ डिस्क्रेशन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। तो वीडियो समाप्त हो चुका है, तो इसके विषय में थोड़ा समझ लीजिए। ड्रीम्स ऑफ माई फादर, ए स्टोरी ऑफ रेड ऑफ इनहेरियंस बराक ओबामा की आत्मकथा है। बराक ओबामा संयुक्त राज्य अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति थे। इनका संबंध डेमोक्रेटिक पार्टी से था। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की आत्मकथा है। ये भी आप याद कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बेस्ट ऑफ लक।